अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग सपने तो बड़े बड़े देखते हैं, उम्मीदें भी बड़ी बड़ी बांधते हैं, लेकिन रास्ता गलत चुन लेते हैं और तब जिंदगी अजब बन जाती है। और कई बार बेहतर जिंदगी जीने का सपना जुर्म की शक्ल ले लेता है और ये जिंदगी बदतरीन अंजाम का शिकार बन जाती है। हेलो, हाँ पुलिस। एक रोड पे एक्सीडेंट हो गया सर। सर सांसें चल रही है। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। ओके सर। सर हिट एंड रन का केस लगता है। इतनी जल्दी हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। आसपास के लोगों से पूछताछ करो, कुछ देखा है क्या किसी ने? सर हाँ मैंने फोन किया था आपको। एक सफेद रंग की एसयूवी काफी तेजी से आई, उस बेचारे को उड़ा के निकल गई। ड्राइवर का चेहरा देखा था? ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कोई कुछ देख ही नहीं पाया। शायद एक प्रेग्नेंट औरत बहुत तेजी से गाड़ी चला रही थी। औरत? और अब उसी गाड़ी से एक आदमी को उड़ा दिया गया था। लोगों का कहना था कि इस गाड़ी को एक गर्भवती महिला चला रही थी। तो क्या ये महिला और उसका परिवार इस किडनैपिंग केस में भी शामिल थे? क्या ये महज एक इत्तेफाक था या फिर सोचा समझा अपराध? हमने अक्सर देखा है कि मुजरिम अपना जुर्म दोहराते हैं, लेकिन ये एक ऐसी वारदात थी जिसमें गाड़ी दोहराई गई थी। ये एक ऐसा विचित्र केस था जिसमें मुजरिम वो नहीं थे, लेकिन गाड़ी वही थी। दो अलग अलग वारदातों में एक ही गाड़ी का इस्तेमाल कई सवाल खड़े कर रहा था। नंबर याद है गाड़ी का? गाड़ी का पूरा नंबर तो नहीं देख पाया, पर लास्ट की 2 नंबर मुझे याद है, 7 और 9। 7 और 9, ठीक। अगर जरूरत पड़ी तो हम तुम्हें थाने बुलाएंगे। रेशमा एक काम करो, एक्सीडेंट के बाद गाड़ी यहाँ से किस तरफ गई पता करो, मैं हॉस्पिटल पहुँचता हूँ। सर हेलो सर, धर्मपुरा रोड के पास एक एक्सीडेंट हुआ है। विक्टिम जिंदा है, हमने हॉस्पिटल पहुँचा दिया। ठीक है, तुम पहुंचो, मैं यहीं आता हूँ। विक्टिम की पत्नी है। आपके पति की किसी से दुश्मनी थी या फिर किसी से कहा सुनी या किसी पर शक हो आपको? हम गरीब आदमी हैं सर, हमारी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? पता नहीं कौन हमारे आदमी को टक्कर मार गया। डॉक्टर, एक्सीडेंट पेशेंट की हालत कैसी है? मल्टीपल फ्रैक्चर है, काफी ब्लीडिंग हुई है। अगर विक्टिम की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है तो शायद रैंडम हिट एंड रन केस भी हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर निशाना बनाया हो और उसकी पत्नी को मालूम नहीं। शहर में जितने भी व्हाइट एसयूवी हैं जिनके रजिस्ट्रेशन में 7 और 9 है, उनकी लिस्ट निकल लो। सर चलो। एक काम करो, तुम लोग तो यहाँ पे पूछताछ करो। यस। सुनिए, हमें एक औरत की तलाश है जो व्हाइट एसयूवी में आई थी। वो एक्सीडेंट करके भागी है। आपने ऐसी कोई औरत देखी यहाँ पे? जी मैम, कुछ देर पहले एक व्हाइट एसयूवी यहाँ पर मेरी दुकान के सामने आके रुकी थी। उसकी ड्राइवर को लेडी थी। मैडम वो लेडी प्रेग्नेंट थी, मेरे यहाँ कुछ दवाइयाँ लेने आई थी। मैडम ये मेडिसिन मेरे पास आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है, एक पानी का बोतल और कुछ प्रोटीन बार्स दे दीजिए। हाँ, पानी और कुछ हेल्थ बार्स वगैरह लेके गई। यहाँ पे आसपास कोई और मेडिकल स्टोर है या कोई क्लिनिक? मैडम ये आसपास तो कोई मेडिकल नहीं है, लेकिन आगे एक अंसारी रोड पे मैटरनिटी क्लिनिक है, शायद वहां गई। थैंक यू। सर रेशमा ने बताया कि वो सफेद एसयूवी कोई 7-8 महीने की प्रेग्नेंट औरत चला रही थी। सर कंट्रोल रूम से भी फोन आया था, उन्होंने भी वेरीफाई करके कहा कि शहर में सिर्फ 3 ही ऐसे सफेद एसयूवीज हैं जिनके आखिर में नंबर 7 और 9 है, और घर वालों से पता चला है कि उनके वहाँ कोई प्रेग्नेंट औरत भी नहीं है। एक्सीडेंट के समय उनकी गाड़ियां कहाँ? सर उन्होंने वेरीफाई करके कहा है कि एक्सीडेंट के समय गाड़ियाँ घर पे थी, किसी भी गाड़ी में कोई डेंट भी नहीं है, किसी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट भी नहीं हुआ। सर ऐसे भी तो हो सकता है कि वो गाड़ी दिल्ली में रजिस्टर्ड ना हो। इस देश में ना जाने ऐसे कितने सफेद एसयूवीज होंगे, हम एक एक करके चेक करने बैठेंगे तो बहुत समय निकल जाएगा। खुराना वो गाड़ी 7-8 महीने की प्रेग्नेंट औरत चला रही थी, मतलब ज्यादा दूर नहीं जा सकती।
रेशमा से कहो कि 8-10 किलोमीटर के दायरे में जितने भी मैटरनिटी क्लिनिक्स और मेडिकल स्टोर्स हैं सब में पता करें। सर पुलिस को मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने आसपास के सभी मेडिकल स्टोर्स और क्लिनिक से पूछताछ शुरू की। एक्सक्यूज मी, मेडिकल स्टोर कहाँ है? भैया ये मेडिसिन दे दीजिए। सुनिए। हाँ मैम। क्या आपने यहाँ पे कुछ देर पहले एक प्रेग्नेंट औरत को आते हुए देखा है, एक व्हाइट एसयूवी में? हाँ मैम, आई थी। वो हमारे मेडिकल स्टोर के बारे में पूछ रही थी। कहाँ है ये आपका मेडिकल स्टोर? मैम आगे से लेफ्ट। थैंक यू। वेलकम। अरे रघु, तुम्हें पता है आज हॉस्पिटल में पुलिस आई है। तो क्या हुआ, यहाँ तो रोज का काम है। बस दे दीजिए, हो गया ये लीजिए। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे थोड़ी देर पहले कोई प्रेग्नेंट औरत आई थी? हाँ मैम, एक औरत आई थी, जल्दी जल्दी में मेडिसिन का अपना पर्चा भूल गई। अच्छा। शिल्पा यादव, डॉक्टर राधिका गुप्ता, दिलशाद गाड़ी। जी हाँ मैडम, ये शिल्पा मेरी ही पेशेंट है। इनके पति का नाम जयंत है। यहाँ एमजी रोड के पास मंदिर के सामने कृष्णा कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहती है। हेलो सर। हाँ, उस प्रेग्नेंट औरत के घर का पता चल चुका है। तुम लोग वहां पहुंचो, हम भी पहुंच रहे हैं। जयंत और उसकी बीवी शिल्पा यहीं रहते हैं? हाँ जी सर, यहीं रहते हैं, पहले माले पर सर। क्या हुआ साहब? ये जयंत का ही घर है ना? हाँ साहब। जैन मिल गए क्या? क्या मतलब? वो 3-4 दिन से गायब है, इसके लिए उसकी वाइफ ने मिसिंग कंप्लेंट लिखाई हुई है। सर मैंने क्रॉस चेक कर लिया, शिल्पा के पति पिछले 3 दिनों से गायब है। शिल्पा ने मिसिंग रिपोर्ट भी लिखवाई थी, ये रही रिपोर्ट की कॉपी। ये चक्कर क्या है? पहले उसका पति गायब होता है, फिर हफ्ते भर बाद शिल्पा हिट एंड रन केस में इन्वॉल्व होती है और उसके बाद पुलिस से छिपती फिर रही है। इस रिपोर्ट के हिसाब से जयंत 15 जून को आखिरी बार राजनगर गाजियाबाद में देखा गया था, जिसके बाद से उसका कोई पता नहीं है। और अब शिल्पा गायब है। तो समझ में नहीं आ रहा, एक 7-8 महीने की प्रेग्नेंट औरत एसयूवी लेकर कहाँ जा रही थी? वो किसी से भाग तो नहीं रही थी? और शायद इसी चक्कर में उससे एक्सीडेंट हो गया हो। शिल्पा के घर का सर्च वारंट निकलवा, शायद वहां से कोई क्लू मिले। हाईवे पेट्रोल से गाड़ी की कोई खबर? अभी तक तो नहीं सर। अरे अरे शिल्पा, क्या हुआ? आंखें बंद रखना। हाँ ठीक है। चलो खड़े हो जाओ। अरे हुआ का ही तो बताओ। अब आंखें खोलो। खोल के देखो। अरे तो वो है। हाँ, पॉजिटिव है बिहारी बाबू, अब आप पापा बनने वाले हैं। साधारण से दिखने वाले इस केस में आगे चलकर कत्ल और कई और संगीन अपराध जुड़ने वाले थे। पुलिस के लिए उलझनों का जाल बुना जाने वाला था। और आखिर इस सब का एक गर्भवती महिला से क्या ताल्लुक था? पति पत्नी का रिश्ता एक गाड़ी के 2 पहियों की तरह से होता है। वो दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हैं, लेकिन शिल्पा और जयंत के बीच का तनाव अपनी चरम सीमा पार कर गया था। और जयंत का गाजियाबाद से क्या ताल्लुक था? पूरे घर में अच्छे से सर्च करो। सर।
लगता है काफी जल्दी में सामान पैक करके घर छोड़ा। पूरे कमरे के अच्छे से तलाशी लो, एक एक कोना छान मारो। सर खुराना अगर ठीक से समझने की कोशिश की जाए तो एडवांस स्टेज में 8 महीने की प्रेग्नेंट औरत फरार। जो एक्सीडेंट उसने किया था अब तक ये पता नहीं चला है कि वो हिट एंड रन है या फिर जानबूझ कर किया। जिस आदमी को टक्कर लगी थी वो अब तक जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है, और इस औरत और उस आदमी का कोई कनेक्शन भी समझ में नहीं आया। इस औरत का पति गायब है और उस बेडरूम की हालत कुछ और ही कह रही है। एक बात तो पक्की है, ये केस जैसा दिख रहा है वैसा तो बिल्कुल नहीं। सर, क्या इस सब के पीछे शिल्पा के पति जयंत के गायब होने से तो कोई कनेक्शन नहीं है? जैन मिल गए क्या? 3-4 दिन से गायब है, इसके लिए उसकी वाइफ ने मिसिंग कंप्लेंट लिखाई हुई है। हो सकता है, और शिल्पा का भी हो सकता है। शिल्पा और जयंत दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकल गए। इन दोनों पति पत्नी के बीच में कुछ तो जरूर ऐसा हुआ है कि नौबत यहां तक आ पहुंची। पता करो कि ये घर किराए का है या फिर खुद का। सारे एंगल चेक करो। सर पूरे घर की तलाशी ले ली लेकिन हमारे काम की कोई चीज नहीं मिली है। ठीक है, आस पड़ोस में पूछताछ करो, देखो क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। सर सब दिखने में तो अच्छे भले लोग थे, 2 साल पहले आए हुए थे नैनी शादी करके। शिल्पा दिल्ली की थी और जयंत बिहार का था। सब लव मैरिज की थी, इसके अलावा कुछ नहीं पता। सर जब से यहाँ रहने आए हैं तब से मैं इनके घर में काम करती हूँ। दोनों में आपस में बहुत लड़ते झगड़ते थे। अरे शिल्पा, गाड़ी की चाबी देखिए क्या मेरे? देख नहीं रहा क्या? यहाँ रखी है। गाड़ी के लिए तो पूरा टाइम है ना तुम्हारे पास, और अपनी बीवी के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। क्योंकि गाड़ी दिन भर चपड़ चपड़ करके हमारा दिमाग नहीं खाती। देखो जैन, फालतू बकवास मत करो मुझसे, समझे? तुम्हें तो बहाना चाहिए मुझसे झगड़ा करने का। तो अगले बार से आरती करेंगे हम आपकी। अभी फोनवा में घुसी थे ना, घुसे रहिए। इन झगड़ों की वजह मालूम नहीं सर। अच्छा, ये गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ियाँ तो जैन साहब ही चलाते थे, कुछ दिनों से मैडम चलाना शुरू की है। अच्छा, ये शिल्पा का नंबर होगा तुम्हारे पास? नहीं सर। नंबर ले लो। जयंत और शिल्पा की शादीशुदा जिंदगी में पनपती तकलीफें अब एक एक करके सामने आने लगी थी। पुलिस के सामने कई सवाल थे। जयंत कहां गायब था? शिल्पा अपने गर्भ के इस नाजुक मोड़ पर कहां जा रही थी? वो अपनी और अपने बच्चे की जिंदगी को क्यों खतरे में डाल रही थी? उसका मकसद क्या था? उसने अपनी गाड़ी को साफ करके क्यों छोड़ दिया था? वो अपने किस जुर्म पर पर्दा डालना चाहती थी? सब मान लेते हैं कि पति पत्नी के बीच रिश्ता कुछ सही नहीं चल रहा था, लेकिन शिल्पा ने जयंत की मिसिंग रिपोर्ट भी तो लिखवाई थी। लोग अपने ऐप छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं खुराना। हो सकता है कि ये कंप्लेन महज एक दिखावा हो। हमें शिल्पा और जयंत तक जल्द से जल्द पहुंचना होगा। हॉस्पिटल से क्या खबर? सर अभी तक होश नहीं आया। शिल्पा का फोन ट्रेस करो और उसकी करंट लोकेशन पता करो। उसकी गाड़ी के बारे में कुछ पता चला? सर बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से हमें गाड़ी का नंबर तो मिल गया। गुड। दिल्ली और गाजियाबाद में उन दोनों के लिए लुकआउट नोटिस इशू करवा दो। सर भैया जी प्लीज बस स्टैंड छोड़ दीजिए। सर शिल्पा की लोकेशन नेशनल हाईवे 44, हम छानबीन कर रहे हैं। खुराना, इस वक्त हमारे पास सवाल बहुत सारे और जवाब एक भी नहीं। सिर्फ एक लीड है, गाजियाबाद, जहां जयंत की लास्ट लोकेशन ट्रेस हुई थी। सर जयंत एक छोटी सी गारमेंट कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर था। उसका ज्यादातर काम दिल्ली में ही था। अब तक जयंत के साथ गाजियाबाद का कोई कनेक्शन नहीं निकला, लेकिन आई विटनेस के हिसाब से शाम के करीब 4 बजे उसे गाजियाबाद के लिए बस अड्डे से बस पकड़ते हुए देखा गया। उसके बाद सर फिर वो राजनगर के 10 ब्लॉक मार्केट से शिल्पा को कॉल करता है, लेकिन शिल्पा उसका फोन नहीं उठाती है। फिर उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। उसके बाद से हमारे पास कोई जानकारी नहीं है सर। इसका मतलब ये है कि हमें ये भी पता नहीं है कि शिल्पा दिल्ली में ही है या फिर शायद वो भी गाजियाबाद भाग गई है। खुराना, कहीं ये दोनों पति पत्नी का प्लान तो नहीं? हेलो, ओके ठीक है, थैंक्स। सर गाजियाबाद पुलिस स्टेशन से फोन था। जैन की गाड़ी के लिए हमने जो लुकआउट नोटिस इशू किया था उससे एक शॉकिंग चीज सामने आई है। सर ये है सब इंस्पेक्टर वर्मा, पटना पुलिस से। हेलो। जिस सफेद रंग की एसयूवी कार की आपको तलाश है, सेम नंबर की कार की तलाश ये भी कर रहे हैं। जयंत और शिल्पा का पटना से क्या कनेक्शन? सर आपको जिस गाड़ी की तलाश है उस गाड़ी से पटना में एक लड़की को किडनैप किया गया है। क्या मतलब? सर आकांक्षा नाम की 24 साल की लड़की 20 मई को पटना के दानापुर एरिया से उठाई गई थी। सर आई विटनेसेस ने कंफर्म किया है। गाड़ी का मॉडल नंबर, गाड़ी का नंबर और गाड़ी का कलर। आप जिस गाड़ी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो यही गाड़ी है। सर जब हमने उस गाड़ी का नंबर आरटीओ से कंफर्म किया तो पता चला कि वो गाड़ी किसी मिस्टर गुप्ता के नाम रजिस्टर है, और जब हमने उनसे कांटेक्ट किया तो सर मैं किसी जयंत यादव को जानता ही नहीं। इनफैक्ट मेरे पास तो कभी कोई सफेद एसयूवी कार थी नहीं, और तो और सर मैंने कभी कोई गाड़ी ऐसी बेची ही नहीं है। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि आपकी गाड़ी के पेपर्स नकली है? जी हाँ सर, किसी ने मेरे डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज किया। आप चाहे तो आरटीओ से वेरीफाई कर सकते हैं, मेरा इन सब से कोई लेना देना है ही नहीं। पहले जयंत गायब हुआ,
फिर एक संगीन एक्सीडेंट या कत्ल की कोशिश का मामला सामने आया और अब ये राज खुला। आखिर ये माजरा क्या था? पुलिस इन सारी उलझनों को सुलझाने में लगी हुई थी। ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। पहले जैन की गाड़ी से एक लड़की की किडनैपिंग हो जाती, फिर जैन खुद गायब हो जाता। कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ करके जैन खुद ही अंडरग्राउंड हो गए हो? मुझे आकांक्षा किडनैपिंग केस की सारी डिटेल्स चाहिए। पटना पुलिस की सस्पेक्ट लिस्ट में जो लोग हैं उनके नाम, किडनैपिंग के दिन और वक्त, जैन की लोकेशन। पता करो कि उस दौरान वो कहाँ था और किस किस के टच में था। सर, इस जैन और आकांक्षा के बीच कोई चक्कर तो नहीं चल रहा था? ऐसा भी तो हो सकता है कि जैन और आकांक्षा मिलकर कहीं गायब हो गए, या फिर शिल्पा ने गायब करवा दिया। इस शिल्पा की भी पूरी हिस्ट्री निकालो। मुझे इनके पैदा होने से लेकर गायब होने तक की हर छोटी से छोटी डिटेल चाहिए। सर। देखो, तुम्हारे लिए रात गई बात गई, लेकिन तुम मेरी जिंदगी हो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। बस तुम मुझे कभी छोड़ना मत। तुम जैसा कहोगे, जो कहोगे वो मैं करूंगी। देखना, मैं तुम्हें इतना 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 प्यार करूंगी कि तुम बहुत खुश रहोगे। बिलीव मी। सर, जयंत की माँ शांति देवी आई है पटना से। बुलाओ उन्हें। ओके सर। जैन के फोन रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो मई में पटना में था। क्या वो आपसे मिलने आया था? हाँ साहब, वो सिर्फ हमको मिलने के लिए नहीं आया था। वो कहा है ना, मुजफ्फरनगर में हमारी जमीन है, उसको बेचने के इरादे से आया था। बिटवा, पी लो चाय। देख बिटवा, ये जमीन जायदाद के सौदे चरने फिरने से नहीं होते हैं, और इसे गांठ मार के मत बैठ जाना। अगर ये जमीन नहीं बिकी तो क्या करोगे? अगर मैं क्या बात कर रही हूँ? कैसे नहीं बिकेगी जमीन? जरूर बिकेगी, और अगर नहीं बिकी ना तो हमारे पास दूसरा रास्ता है, तुम चिंता ना करो। लेकिन अम्मा, कैसे भी करके ना हमको अपने बउआ का भविष्य सुरक्षित करना है, और शिल्पा के लिए गाड़ी भी लेनी है। ये सब जरूरी है ना अम्मा? बहुत प्यार करता है अपनी शिल्पा को, अपने होने वाले बउआ के लिए बहुत चिंतित था, अच्छी जिंदगी देना चाहता था उनको। क्या आपको लगता है कि शिल्पा ने जैन के साथ कुछ किया? नहीं साहब, वो ऐसा नहीं कर सकते। बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को, भाग के शादी किए थे घर वालों की मर्जी के खिलाफ। वो ऐसा क्यों करेगी? एक तरफ पुलिस को जयंत के आकांक्षा के अपहरण में शामिल होने के सबूत मिल रहे थे, तो दूसरी तरफ गैर जिम्मेदार दिखने वाला जयंत अपने आने वाले बच्चे की जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए फिक्रमंद था। तो क्या उसकी जमीन की सौदेबाजी से कोई राज जुड़ा था? उसका दूसरा प्लान क्या था? ऐसा क्या हुआ था उनकी जिंदगी में कि पति गायब और पत्नी दर-दर की ठोकरें खा रही थी? लेकिन यह तो साफ था कि जैसा दिखाई दे रहा था वैसा बिल्कुल नहीं था। पुलिस मामले की तह तक जाने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी। सर, शिल्पा की व्हाइट एसयूवी उस्मानपुर फॉरेस्ट के पास खड़ी हुई है। शिल्पा ने अगर गाड़ी छोड़ दी, इसका मतलब वो अब तक दिल्ली में ही थी, और अब उसके पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। पता करो कहीं वो अपने माँ बाप के यहाँ तो नहीं गई। मैंने कंफर्म किया, वो अपने माँ बाप के वहां नहीं गई है। दिल्ली से बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर नजर रखो, और रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर उसकी फोटो सर्कुलेट करवाओ, और आसपास के हॉस्पिटल्स पर भी नजर रखो। सर। सर, हर जगह भी पूछताछ कर ली, पर शिल्पा और जैन का कहीं पे पता नहीं चला। जैन का फोन तो इसी एरिया में एक्टिव था, यहीं से उसने शिल्पा को कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, फिर यहाँ से वो कहाँ गायब हो गया? हेलो साहब, ये खबर है। ठीक है, पहुंचते हैं आप। शिल्पा जी, डॉक्टर के हिसाब से अब आप हमारे सवालों के जवाब दे सकती हैं। तो अब ये बताइए कि भाग क्यों रही, और जिस आदमी को आपने टक्कर मारी, क्या आप उसे जानती हैं? सर, वो गलती से टक्कर लग गई और मैं उसे नहीं जानती। मैं बहुत घबरा गई थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में वहां से भाग गई। क्यों? क्योंकि सर, मुझे मेरी और मेरे बच्चे की जान का खतरा था। खतरा? किससे? सर, कई दिनों से कोई मुझ पर नजर रख रहा है, कोई मेरा पीछा कर रहा है।
और मैं नहीं जानती वो कौन है, उसका चेहरा भी ढका हुआ था। मैं आपके पास ही आ रही थी, लेकिन मेरे हाथों एक्सीडेंट हो गया और मैं भाग निकली। फिर तो उस गाड़ी का नंबर, मॉडल या फिर कलर, कुछ डिटेल तो याद होगी आपको? सर मुझे याद नहीं है। मैं बहुत घबराई हुई थी। अगर आपकी बात को सही मान भी लिया जाए तो एक्सीडेंट के बाद आप भागी क्यों? सीधे पुलिस के पास आ गई और हम आपको प्रोटेक्शन देते हैं। सर बस मैं इतना जानती हूँ कि कोई मेरा पीछा कर रहा था और मैं बस अपनी जान बचा के वहां से भाग गई। सवाल यह है कि कोई आपका पीछा कर क्यों रहा था और आप हादसे की जगह से फरार भी हुई थी? सर मैं बहुत डर गई थी। मुझे ये लगा कि कहीं उस एक्सीडेंट से उस बंदे की जान तो नहीं चली गई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा पुलिस कस्टडी में पैदा हो, इसीलिए मैं वहां से भाग गई। अच्छा एक बात बताइए, आपके पति जयंत कहाँ गायब है? मैं नहीं जानती वो कहाँ है। ये फोटो देखिए, पहचानती है आप? नहीं, मैं नहीं पहचानती हूँ उसे। आकांक्षा नाम है इसका। 1 महीने पहले इसकी किडनैपिंग हुई थी और इसके किडनैपिंग केस में हमें जयंत और उसकी कार की तलाश है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका और जयंत का कुछ अफेयर चल रहा था और जैसे ही तुम्हें सच पता चला तुमने कुछ कर दिया उसे? नहीं सर, ये बिल्कुल गलत है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? और मेरे पति भी ऐसा नहीं कर सकते। वो मुझसे और अपने होने वाले बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। यार बउआ, बहुत लड़ाई झगड़ा देख ली तुम अपने अम्मा बाबूजी का, लेकिन इसका मतलब ये ना समझना कि हम लोग तुमको प्यार नहीं करते। बहुत प्यार करते हैं तुमको। क्या है ना बउआ कि हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि तुमको दुनिया का हर खुशी दें। बस डर लगता है कि कहीं ना दे पाए तो। तुम्हारे पति जयंत की गाड़ी यूज हुई आकांक्षा की किडनैपिंग में 20 मई को। 20 मई को? नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। जयंत तो 27 तारीख को गाड़ी घर लेकर आए। सर एक मिनट। सर आकांक्षा की किडनैपिंग हुई थी 20 मई को और इन पेपर्स के मुताबिक जैन ने गाड़ी खरीदी थी 15 मई को, मतलब किडनैपिंग के 5 दिन पहले। शिल्पा जी, आपको पूरा यकीन है कि आप कुछ भूल नहीं रही हैं या फिर कुछ छुपा नहीं रही हैं और पूरा सच बता रही हैं हमें? सर मैं क्यों आपसे कुछ छुपाऊंगी, बल्कि मैं तो आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज मेरे पति को ढूंढिए। सर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के पेपर्स के हिसाब से जयंत ने गाड़ी खरीदी थी 15 मई को, यानी कि आकांक्षा की किडनैपिंग से पहले। और शिल्पा का कहना है कि जयंत पहली बार घर गाड़ी लेकर आया था 12 दिन बाद, मतलब 27 मई को। और गाजियाबाद पुलिस ने जब आरटीओ और पुराने ओनर एमसी गुप्ता से बात की तो पता चला कि ये सारे पेपर्स फर्जी है, इस नाम का कोई नहीं है। इसका मतलब जयंत ने पहले ही गाड़ी खरीद ली थी या चुरा ली थी और शिल्पा से ये बात छुपाई और आकांक्षा की किडनैपिंग के बाद गाड़ी घर लेकर आए। सर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने ब्लड और डीएनए टेस्ट के लिए गाड़ी को बहुत बारीकी से चेक की, लेकिन कुछ नहीं मिला। गाड़ी क्लीन है। उनका कहना है कि किसी ने स्पिरिट का इस्तेमाल करके पूरी गाड़ी का बहुत अच्छे से सफाई कर दी है ताकि कोई सबूत ना रह जाए। खुराना, शिल्पा की बात या तो पूरी तरह सच है या फिर बहुत अच्छी तरह सोची समझी गई कहा। क्या वाकई में कोई इसका पीछा कर रहा है? सर मैंने उसके फोन रिकॉर्ड चेक किया। जिस वक्त जैन गाजियाबाद से गायब हुआ उस वक्त शिल्पा दिल्ली में ही थी। हो सकता है कि ये सब जयंत का रचा हुआ ही खेल और शिल्पा इस सब से अंजाम। क्या पता शिल्पा पर हुए अटैक्स में भी जयंत का ही हाथ हो सकता है सर। शिल्पा के हाथों अनजाने में एक्सीडेंट हुआ ये बात तो साफ हो गई, लेकिन इस केस ने पटना किडनैपिंग केस की तहकीकात को एक नया मोड़ दे दिया जिसमें जयंत और शिल्पा शक के घेरे में थे। खुराना, अगर शुरू से देखा जाए जयंत ने पहले गाड़ी खरीदी और आकांक्षा अभी भी गायब। सिर्फ जयंत खुद पटना से है और आकांक्षा भी पटना से ही है। हो ना हो ये जयंत और आकांक्षा के बीच कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। मुझे लग रहा है कि इस जुर्म की जड़ें पटना में कड़ी है। पटना पुलिस को इन्फॉर्म करो कि हम पहुंचे। सर क्या हुआ? फोन लगा का? नहीं माँ जी, फोन नहीं लग रहा है।
आकांक्षा के मिसिंग केस में एक बात तो मैं खटकी थी, वो किडनैप तो हुई थी 20 मई को, लेकिन उसके पिताजी ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 27 मई यानी एक हफ्ते के बाद दर्ज कराई थी, और उनका कहना यह था कि वो खुद उन्हें ढूंढ रहे थे। ये बड़ी अजीब बात है। एक 24 साल की लड़की पूरे हफ्ते भर से गायब थी और पिता को कोई फिक्र ही नहीं। सर, एक तरफ आकांक्षा के पेरेंट्स ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट एक हफ्ता लेट लिखवाई थी और दूसरी तरफ दिल्ली में जैन गायब था शिल्पा के हिट एंड रन केस से पहले। इस हिट एंड रन केस ने एक खतरनाक खेल को बेनकाब किया। शिल्पा और आकांक्षा दोनों के केस में मुख्य किरदार है जैन, लेकिन आकांक्षा के पिता ने ऐसा क्यों किया होगा? कौन है साहब ये? मैंने इन्हें इससे पहले कभी नहीं देखा। देखिए, हमें ऐसी जानकारी मिली है इनका आपकी बेटी आकांक्षा के साथ कोई कनेक्शन हो सकता है। और वो कनेक्शन क्या है ये आप बताइए। सच बताएंगे तो शायद अपनी बेटी से दोबारा मिल पाएंगे। दरअसल हमारी बिटिया का किसी के साथ चक्कर चल रहा था सर। हमें लगा कि वो उस लड़के के साथ भाग गई। हमने बदनामी के डर से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं की। किस लड़के के साथ चक्कर था? पक्का इन दोनों में से कोई नहीं था? नहीं साहब, हमने इन्हें कभी नहीं देखा। ठीक है, आप जा सकते हैं। नमस्ते साहब। सर, मुझे अब भी लगता है जैन का इस आकांक्षा और शिल्पा के साथ दोहरा रिलेशन इस मामले की जड़ है। आराम से बैठ। कहाँ हुआ? सब ठीक तो है ना? वो वही आदमी है, वो वही आदमी जो मेरा पीछा कर रहा था। अरे रुको, कोई है, पकड़ो उसे। ए, रुक रुक। रुक, उधर नीचे रुक। वो तो बच के निकल गया, लेकिन उसकी घड़ी हमारे हाथ लगी है। क्या आप दोनों पहचानती हैं इस घड़ी को? ये घड़ी तो जयंत की है। सर, हाँ प्रणाम। दिल्ली से सब इंस्पेक्टर रेशमा का फोन आया था। शिल्पा ने जिस आदमी का जिक्र किया था वो हॉस्पिटल तक पहुंच गया था। रेशमा ने उसे पकड़ने की कोशिश तो की थी, लेकिन वो भाग निकला। लेकिन छीना झपटी में उस आदमी की घड़ी रेशमा के हाथ लग गई और शिल्पा ने कंफर्म किया कि वो घड़ी जैन की घड़ी है। जैन की घड़ी? मतलब ये बात तो पक्की है कि शिल्पा ने हमसे सच कहा था, और ये भी हो सकता है कि वो हमलावर जैन थी। एक टीम रेडी करो दिल्ली में उसे ट्रैक करने की। उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। सर आइए। सर, ये आशा है, आकांक्षा के कॉलेज से। ये उस आदमी के बारे में जानती है जिसका उसके साथ में अफेयर था। क्या जानती है उसके बारे में? मैं उसके बॉयफ्रेंड से कहीं मिली तो नहीं हूँ, पर वो अक्सर हमसे बतियाती रहती थी उसके बारे में। और सर, वो अक्सर उससे मिलने ताजनगर जाया करती थी। एक टीम रेडी करो और सर्च के लिए। जी सर। पुलिस ने आकांक्षा की दोस्त आशा के दिए गए एड्रेस पर पूछताछ की और उनके हाथ आखिरकार कामयाबी लग ही गई। सर, ये यही घर है जहां आकांक्षा को अक्सर आते जाते देखा गया है। सर, लगता है कई दिनों से यहाँ कोई आया नहीं है। सारे रूम्स अच्छे से चेक करो। जी सर। सर यहाँ है सब। सर, किसी अजय नाम के बंदे ने यह घर रेंट पे लिया था। मकान मालिक का कहना है कि वो पिछले 1 साल से यहाँ रह रहा था। जी सर, मैंने फोटो से मैच करके कंफर्म किया, ये लाश अजय की है। अजीब बात है, इस आकांक्षा का अफेयर जैन के साथ चल रहा था या फिर इस अजय के साथ, या फिर हमें गुमराह किया जा रहा है? सर, ड्रावर से मोबाइल मिला है बट डिस्चार्ज है। ओके सर। अजय के घर से पुलिस को फ्रिज में से अजय की लाश मिली। केस पेचीदा होता जा रहा था और इस केस में शामिल सभी लोग कभी शिकारी तो कभी खुद जुर्म का शिकार नजर आ रहे थे। देख बहुरिया, हमारे जयंतवा का बिटवा आया है। कितना प्यारा है। बेटा, तुम्हारे पापा ना बहुत बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब हम दोनों मिलकर उनका इंतजार करेंगे। बहुत जल्दी मिलने आएंगे वो अपनी बउआ से। पॉजिटिव है बिहारी बाबू, अब आप पापा बनने वाले हैं। क्या है ना भैया कि हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि तुमको दुनिया का हर खुशी दें।
लाश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत आकांक्षा की किडनैपिंग के 1 हफ्ते के अंदर ही हो चुकी थी। पहले तो अटैकर ने उसके सर पर किसी भारी चीज से मारा और फिर बॉडी को फ्रिज में रख दिया ताकि डिकम्पोजिशन की स्मेल ना आए किसी को। सर, जैन के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक जैन तो अजय के लोकेशन पटना से मैच नहीं कर रहे हैं, लेकिन अजय उस वक्त दानापुर में ही था जिस वक्त आकांक्षा की दानापुर से किडनैपिंग हुई थी। इसका मतलब आकांक्षा की किडनैपिंग में अजय कहाँ था, जयंत का नहीं? सर, अजय के बारे में मैंने पूछताछ की थी। उसे अक्सर महंगी एसयूवी गाड़ी में लड़कियों को घुमाते हुए देखा गया है। हो सकता है आकांक्षा भी इसी श्रृंखला की कड़ी हो। लेकिन आकांक्षा की किडनैपिंग में जयंत का नाम आया और गाड़ी भी उसी की थी। जरूर अजय और जयंत के बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ है और इसीलिए जयंत गायब हुआ। सर, आकांक्षा भी तो हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है एक को साथ मिलाकर दूसरे को रास्ते से हटा दिया। केस तो उलझ नहीं जा रहा। पुलिस ने जयंत और अजय के बीच कनेक्शन ढूंढने के लिए पूछताछ शुरू की और आखिरकार उनके हाथ सफलता आ ही गई। सुनो, यस मैडम। इन दोनों को देखो, इनको कहीं देखा है यहाँ पे? हाँ मैडम, इस आदमी को अक्सर इस गैरेज में आते जाते देखा है, लेकिन इस दूसरे को नहीं देखा। किसका है ये गैराज? राजेश, लेकिन 1 हफ्ते से बंद है अभी। नंबर है इसका? हाँ, नंबर है। तो सर, रेशमा ने बताया राजनगर में और पूछताछ करने के बाद किसी ने बताया कि 10 ब्लॉक के मार्केट के पास के गैराज में जयंत को 1-2 बार देखा गया। गैराज के मालिक का नाम है राजेश शर्मा। सर, ये राजेश शर्मा की फोटो। सर, जब मैंने जयंत के कॉल रिकॉर्ड दोबारा चेक किए तो पता चला कि जयंत और राजेश के बीच अक्सर बातें होती थी। सर, मैंने जब राजेश के बारे में इंक्वायरी की तो पता चला कि ये गैराज राजेश का ही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से गैराज बंद है, ताला लगा है और राजेश को भी वहां नहीं देखा गया है। इसका मतलब कि शायद जयंत ने भी अपनी एसयूवी वहीं से ली होगी, लेकिन फिर किसी ने उसको वहां देखा क्यों नहीं? सर, मैंने राजेश के वर्कर्स के बारे में पता किया। उनमें बिट्टू नाम का एक आदमी है जो राजेश के साथ ही लापता है। हेलो सर, हॉस्पिटल से फोन। हिट एंड विक्टिम को होश आ गया। हाँ उस्मान साहेब, सच बोलेगा कम पिटेगा और हो सकता है हड्डियां भी कम टूटे। हम बताते सब बताते हैं। सब राजेश भैया के हम नौकरी करते थे, वो गाड़ियों का कारोबार करते हैं। कैसा कारोबार? कुछ गाड़ियां यहाँ से जाती थी गाजियाबाद एनसीआर बेचने के लिए। कौन बेचता था यहाँ से गाड़ियाँ? रितेश नाम का एक आदमी, राजेश भैया वहीं काम करते थे। वो दोनों बिजनेस पार्टनर है साहब। बाकी हम तो यहाँ पटना आते थे गाड़ी लेने, जो पैसा मिलता था उसका हम रितेश भैया को ट्रांसफर कर देते थे। जयंत को जानता है? हम किसी जयंत को नहीं जानते साहब। राजेश कहाँ है अभी? साहब, हमको नहीं पता राजेश भैया कहाँ है। रितेश का घर मालूम है? साहब, जी रितेश, आप पुलिस? पूरे करके तलाशी लो। ओके सर। आकांक्षा? आकांक्षा की किडनैपिंग क्यों की थी तूने? और जैन के साथ क्या किया? मैंने किसी का किडनैप नहीं किया है सर। वो आकांक्षा तो खुद चल के मेरे पास आई थी। जैन को तो मैं जानता भी नहीं हूँ सर। मैं बहुत गरीब परिवार की लड़की हूँ। अजय का लाइफस्टाइल देखकर मुझे लालच आ गया था। सर, वो रोज नई महंगी महंगी गाड़ियों में घूमता था, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं उसके साथ रहूंगी तो मेरी लाइफ भी सेट हो जाएगी। इसलिए मैंने उस पर डोरे डालना शुरू कर दिया और भागने की चाह में। लेकिन सर, बाद में मुझे पता चला उसके पास तो फुटी कौड़ी नहीं थी, वो अमेरिका ढूंढ करता था। जितनी भी महंगी महंगी गाड़ियों में वो घूमता था, वो सारी गाड़ियां रितेश की थी। तो तुमने उसे मार डाला? सर, हमारे बीच रोज झगड़े होने लगे थे। तुम जैसी लड़कियां दीवार पे बैठे उस बिल्ली की तरह होती है, जो कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ। 2 कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी। और तुमने हमें धोखा कैसे? छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। और सीधा भागकर रितेश के पास गए, लेकिन रितेश ने भी मेरा यूज किया। ये ले। सिर्फ इसी उम्मीद में कि मैं एक ना एक दिन उसे अपना लूंगी। तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। तुम जैसा कहोगे, जो कहोगे वो मैं करूंगी। बस तुम मुझे कभी छोड़ना मत।
जैन से क्या कनेक्शन है तुम्हारा? सर मैं किसी जैन को नहीं जानती। बिट्टू ने हमें सब बता दिया। राजेश के साथ तेरा क्या कनेक्शन था हमें सब पता चल चुका है। सर मैं एक सेकेंड हैंड कार डीलर हूँ सर। राजेश मुझसे गाड़ियां लेता है और सेल के बाद वो पैसे पहुंचा देता है। धंधा है। और ये धंधा कितना गंदा है वो भी हम पता लगा ही लेंगे। हम जानते थे कि तू शिल्पा को अकेले देखकर उस पर हमला जरूर करेगा, इसलिए तुझे बिल से निकालने के लिए हमें शिल्पा की मदद लेनी पड़ी। ले जाओ इसे। सब मेरी बात सुनो सब मेरी। शिल्पा जी, कानून की मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि आपकी सजा कम से कम हो। मम्मी, बउआ को बहुत प्यार देना। सब बताता हूँ साहब, ये सारा खेल चोरी की गाड़ियों का है। देश के अलग अलग हिस्सों से ये गाड़ियाँ चोरी की जाती है और उसके बाद फौरन उसको स्टेट के बॉर्डर पे बने गैरेज में भेज दिया जाता है। जब एक बार गाड़ी गैरेज में आ जाती है तो फिर मुश्किल से 2-3 घंटे में ही उसका पेंट, चेचिस नंबर, इंजन नंबर सब कुछ बदल दिया जाता है। ऐसी चोरियाँ बहुत प्लानिंग के साथ की जाती है। कंप्यूटर एक्सपर्ट की मदद से नकली डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। एक बार ये सब हो जाने के बाद कोई गाड़ी नहीं पहचान पाता, फिर हमारे जैसे डीलर के पास वो गाड़ी भेज दी जाती है जहाँ भोले भाले लोगों को फंसा के बेच देते हैं। जैन को भी तूने ऐसे बेवकूफ बनाया ना? हाँ, क्या क्या उसके साथ? तो शिल्पा के पीछे क्यों पड़ा था इतने दिनों से? चल बोल। साहब जैन मेरे पास खुद आया था 12 मई को एक सेकेंड हैंड गाड़ी ढूंढते हुए। मुझे पता था कि एक सफ़ेद एसयूवी आने वाली है तो मैंने ऐसे वो फोटो दिखा के फंसा लिया। मैंने जयंत को बेवकूफ़ बना के वो गाड़ी उससे बेच दी। लेकिन साहब मुझे क्या पता था कि वो गाड़ी की हेडलाइट तोड़ बैठेगा और इंश्योरेंस क्लेम करना चाहेगा। जब उसने इंश्योरेंस कंपनी में फ़ोन किया तो हमारे नकली डॉक्यूमेंट का राज खुल गया। साहब वो गुस्से में मेरे गैरेज पे आया, पुलिस की धमकी देने लगा, पैसे मांग रहा था। साहब मैं पैसे उसे दे देता, लेकिन मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं था उस पर कि वो पैसे लेने के बाद भी पुलिस के पास नहीं जाएगा। उसी रात मैंने जयंत की बॉडी यहीं पास के एक सुनसान एरिया में गाड़ दिया। घड़ी उसकी मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने वो रख ली। शिल्पा को भी मारना चाहता था क्योंकि मुझे शक था कि जयंत ने अपने पति को सब कुछ बताया होगा। और कौन कौन शामिल है तेरे प्लान में? वो रितेश था, बिट्टू जो मेरे गैरेज में काम करता है। सर मजबूरी में शुरू किया हुआ धंधा इतना बढ़ गया था ना कि चोरी की हर दूसरी चोरी की गाड़ी मेरे जरिए बिकती थी। इतना पैसा था ना सर कि मैं अपने आप को चाह के भी रोक नहीं पाया सर। लाइफस्टाइल की आदत हो गई थी सर। रितेश अभी आदत तुझे बदलनी होगी क्योंकि जेल में तेरी लाइफस्टाइल क्या होगी वो हम डिसाइड करेंगे। शिल्पा अपने बेटे के लिए एक बेहतरीन जिंदगी चाहती थी और जयंत भी अपने बेटे के भविष्य को लेकर फिक्रमंद था। लेकिन अगर पति पत्नी ने मिलकर एक दूसरे को भरोसे में लेकर सूझबूझ के साथ कदम उठाए होते तो उनका यह अंजाम ना होता। आकांक्षा ने भी एक बेहतर जिंदगी के सपने देखे, उनके लिए समझौते भी किए, लेकिन गलत सोच के साथ गलत राह पर चलकर कभी खुशहाली नहीं मिलती। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। माजिद, माजिद जल्दी आ। माजिद बेटा, कहाँ जा रहे हो? कॉलेज जा रहे हैं मम्मी। लेकिन तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं है ना बेटा? लेकिन अमन जिद कर रहा है, जाना पड़ेगा। तुमने कुछ खाया भी नहीं बेटा? माजिद, माजिद बेटा। अमन धीरे चला, मेरी तबीयत नहीं सही है। कुछ नहीं होगा। अम्मी, अम्मी, अम्मी बचा लो अम्मी। ये लोग मुझे मार डालेंगे। ये लोग मुझे और अमन को छोड़ने के लिए 40-40 लाख रुपए मांग रहे हैं अम्मी। अगर इन्हें कल तक पैसे नहीं मिले तो ये लोग मुझे और अमन को मार देंगे। या अल्लाह, हमारे बच्चे की हिफाजत करना। भाभी जान,
आप लोग तो पैसे वाले हैं, लेकिन मुझ गरीब के पास कुछ भी नहीं है। भाईजान, भाईजान मेरे बच्चे की जिंदगी बचा लीजिए। भाईजान, भाईजान मेरे बच्चे को बचा लीजिए। हम जिंदगी भर आपकी गुलामी करेंगे भाईजान। अरे हटो पीछे, गुलामों से और क्या गुलामी करवानी मुझे। अमीर, शादाब और फैजल, तुम अमन के कॉलेज से पता करो अमन कहाँ गया। जरीन के अब्बू से भी मिलो, क्या जरीन को पता हो अमन कहाँ है। चलो जल्दी। आप क्या सोच रहे हैं जी? अमन अगवा नहीं हुआ? ये वीडियो आया तो अमन के नंबर से ही है, लेकिन इसमें अमन कहाँ है भाई? कौन जाने अमन कोई नया खेल खेल रहा हो। मारा को जाके। सुनिए जी, ये अमन ने खत छोड़ा, वो घर छोड़ के भाग गया है। भाईजान, माजिद भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा भाईजान। कहीं नहीं भागा वो कमबख्त। अमन की जिद पूरी नहीं की है, इसलिए खामखा परेशान कर रहा है। हामिद, फैजल, शादाब यहाँ फौरन। अमन कहीं चला गया, जाओ जाके ढूंढो उसे, और मिले तो कहना कि अब्बू को उसकी तमाम शर्तें मंजूर हैं। क्यों बरखुरदार, कहां थे अब तक? बहुत नाम रोशन कर रहे हैं आप। आपकी मांगे पूरी करते करते कहीं एक दिन बिक ना जाए हम। बकरीद में टाइम है अभी अब्बू, अभी बोली नहीं लगेगी आपकी। बदतमीज, अपने अब्बू को कोई बकरा कहता है? अमन ने मुझे बकरा ही समझ लिया है शाजिया। इस बार भी मुझे हलाल करने के लिए ही ये सब कर रहा है वो। आप सबने उस गडरिये की कहानी तो जरूर सुनी होगी जो बार बार ये झूठ बोलता था कि शेर आया और सबको परेशान करता था। लेकिन जब असल में शेर आया तो किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। इस केस में भी ऐसा ही कुछ होने वाला था। अमन के पिता आतिफ ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि अमन किडनैप हुआ था। आतिफ से नाउम्मीद होकर आतिफ की छोटी बहन और माजिद की अम्मी आयशा माजिद की चचेरी बहन नूर के साथ पुलिस स्टेशन जा पहुंची। लेकिन जब पुलिस ने वो वीडियो देखा तो पुलिस का भी वही सवाल था जो अमन के अब्बू आतिफ का था। ये वीडियो तो अमन के मोबाइल से लिया गया है, जिसमें माजिद ये कह रहा है कि अमन को भी किडनैप किया है, लेकिन इस वीडियो में अमन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। साहब, माजिद जिस हाल में वो ही नहीं देखी जा रही है, लेकिन भाईजान इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ये भाईजान कौन? अमन के अब्बू मेरे बड़े भाई है, लेकिन उन्हें मेरी माजिद की जरा भी फिक्र नहीं है साहब। वो तो ये भी मानने को तैयार नहीं है कि अमन अगवा हुआ है, बल्कि उन्हें ये लगता है कि हमारा अमन बिल्कुल सही सलामत है। उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि अमन सही सलामत होगा? क्योंकि साहब उन्हें लग रहा है अमन हर बार की तरह कोई खेल ही खेल रहा है। खेल खेल रहा है मतलब? वो साहब, अमन बहुत बिगड़े थे, आए दिन अपने अब्बू को चूना लगाता रहता है, जिसके चक्कर में हम सब पिसते हैं। अब कहना क्या चाहती है, साफ साफ कहिए। अब्बू, अमन और माजिद दोनों कॉलेज नहीं पहुंचे। अय्यूब और उसकी बेटी से पता किया? उनको कुछ भी मालूम नहीं है। अब्बू, ये अमन का खेल नहीं, ये किडनैपिंग का मामला लग रहा है। अपने बेटे की रग रग से वाकिफ हूं मैं। ये सब अमन का ही खेल है। लेकिन अगर ये खेल है तो इसका मतलब ये है कि माजिद भी इस खेल में शामिल है। लेकिन अगर ये खेल होता साहब, तो मेरे माजिद के जख्म असली ही सही, पर वो जख्म अमन ने दिया या किसी और ने, इसका पता तो हम लगा ही लेंगे। इन दोनों को आखिरी बार कब देखा था? आज सुबह में साहब, माजिद की तबीयत ठीक नहीं थी, बल्कि आज तो उसका कॉलेज जाने का दिल भी नहीं था। तो अमन जबरदस्ती अपने साथ माजिद को लेकर गया और 4 घंटे के बाद अमन के मोबाइल से ये वीडियो आपको मिला। जी साहब। अगर ये कोई खेल नहीं और वाकई में किडनैपिंग है तो वक्त बहुत कम है हमारे पास, मोहलत कल तक की दी गई है। सर, क्या वाकई में अमन के अब्बू इसे अमन की किडनैपिंग का खेल समझ रहे हैं, या फिर माजिद की फिरौती के 40 लाख रुपए देने से पल्ला झाड़ रहे हैं? ये वीडियो माजिद की अम्मी को आया था, पता करो अमन के अब्बू को ऐसा कोई वीडियो या कॉल आया था या नहीं। ओके सर। माजिद की अम्मी आयशा की शिकायत पर माजिद और अमन की किडनैपिंग का एंगल इन्वेस्टिगेट करते हुए उन्हें तलाशा जा रहा था, और इसी दौरान पुलिस एक नई सूचना के साथ अमन के अब्बू आतिफ से मिलने पहुंची।
वीडियो आने के 4 घंटे पहले अमन के मोबाइल से आपको भी कॉल आया था। क्या वो कॉल अमन ने किया था या? सर मुझे फोन अमन ने ही किया था। मैं मानता हूं कि अभी उसका फोन बंद है, लेकिन ना तो अमन किडनैप हुआ और ना ही माजिद। हमें आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। माजिद की अम्मी भी केस वापस ले लेगी। क्यों? किडनैपर्स को 80 लाख देने का फैसला कर लिया क्या आपने? सर हम आपसे कह रहे हैं ना, ये किडनैपिंग का मामला है ही नहीं। अगर ये अमन का कोई खेल है ना, तो अमन घर नहीं लॉकअप में जाएगा। गिल्ली डंडा नहीं खेल रहा है वो, लॉ एंड ऑर्डर के साथ खेल रहा है। सर आप सही कह रहे थे, ये मामला किडनैपिंग का ही है। तुम कौन हो? फैजल, अमन का जीजा। सर मेरे ससुर किसी की सुन ही नहीं रहे। उन्हें लग रहा है कि ये अमन का खेल है, किडनैपिंग है ही नहीं। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये किडनैपिंग का ही मामला है? सर मैं सिर्फ जमाई नहीं, घर जमाई भी हूं। 24 घंटे मेरे साले और ससुर का तमाशा देखता रहता हूं। लेकिन इस बार अमन ने कोई खेल नहीं खेला है। मुझे लगता है शायद किसी दूसरे ने मेरे ससुर से दुश्मनी निकालने के लिए किया होगा। दुश्मनी निकाल? ठीक है जाओ, तुम जरूरत पड़ेगी तो बुला लूंगा मैं तुम्हें। हाँ जयसवाल। सर कलीना क्रॉसिंग के पास जहां अमन और माजिद का फोन बंद हुआ था, वहां हमें अमन की बाइक मिली है। और कुछ? सर मामला तो किडनैपिंग का लगता है, क्योंकि जहां हमें बाइक मिली है वहां पास ही में हमें 4 व्हीलर के टायर के निशान भी मिले और साथ में बाइक के स्किड के निशान भी। ऐसा लगता है माजिद और अमन जब यहाँ से जा रहे होंगे तो किसी 4 व्हीलर ने उनका रास्ता रोका होगा। सर हो सकता है माजिद और अमन को किडनैप करके उस 4 व्हीलर में लेके गए होंगे। लेकिन जयसवाल, अगर अमन और माजिद को किडनैप किया गया है तो माजिद की अम्मी का जो वीडियो आया था उसमें सिर्फ माजिद क्यों है, अमन क्यों नहीं है? जाओ वहां पे वो कोने पे रखो बोरी, और ये भी रखना, जल्दी करना। अरे वो क्या कर रहे हो, जल्दी करो, 50 बोरी और लानी है। सर थोड़ी देर पहले अमन का फोन कटरा बाजार में ऑन हुआ, उसके फोन से फैजल शेख को फोन गया। फैजल शेख? ये तो अमन का जीजा है। अमन के नंबर से उसे क्यों कॉल गया? अब्बू, अमन का कॉल। हेलो। सर मुझे नहीं मालूम कि अब्बू की किससे क्या बात हुई, और थोड़ी देर बाद वो वहां से चले गए। कहाँ चले गए? मालूम नहीं सर, और काफी देर से उनका फोन भी बंद है। किसका फोन था, अमन का या किडनैपर्स का? पता नहीं सर, मैंने कहा ना आपको, मैंने फोन नहीं उठाया था। माजिद और अमन की तलाश में पुलिस अब अमन के अब्बू आतिफ के अचानक गायब हो जाने की पहेली समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आतिफ कहां था फिलहाल ना ये पता लग पाया था और ना ही कटरा बाजार से कोई लीड मिली थी जहां से अमन के नंबर से उसके जीजा फैजल को कॉल किया गया था। पुलिस को आतिफ के लौटने का इंतजार था और काफी इंतजार के बाद आतिफ वापस आया। ठीक सर, अमन का बाप वापस आ गया, लेकिन ना तो उसके साथ अमन है और ना ही माजिद। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बताइए ना। देखिए ऐसे चुप मत रहिए, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। कहाँ गए थे, बोलिए। देखिए बताइए ना, अमन कहाँ है? फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अमन शाम 6 बजे तक घर वापस आ जाएगा। क्या सच? और माजिद? इस बार पुलिस ने आतिफ से पूछताछ की तो उसने पुलिस को कोई भी साफ जवाब नहीं दिया और पुलिस की किडनैपिंग की थ्योरी में यह संभावना भी बची रही कि कहीं यह खेल अमन का तो नहीं था और अमन को बचाने के लिए आतिफ कुछ छिपा रहा था। लेकिन आतिफ ने अमन की अम्मी शाजिया को दिलासा दिया था कि अमन वापस आएगा। 6 तो बज गए, अमन अभी तक नहीं आया। आ जाएगा अभी। सर वजीरगंज पुलिस स्टेशन से कॉल आया था। उनका कहना है उनके इलाके में एक जवान लड़के की लाश मिली है। सर लाश बहुत बुरी हालत में मिली थी, इसलिए उसकी पहचान कर पाना मुश्किल है।
स्विच्ड ऑफ है। आपने तो कहा था कि अमन 6 बजे तक आ जाएगा, लेकिन अमन अभी तक नहीं आया। कुछ बोलिए ना, कहाँ है अमन? अबू, अबू, पुलिस को वजीरगंज में एक बॉडी मिली है और मस्जिद की अम्मी को शिनाख्त के लिए बुलाया है। या अल्लाह, नहीं, ये मेरा माजिद नहीं है। हाँ, नहीं, माजिद, माजिद, माजिद। जायसवाल, अगर ये माजिद की लाश है तो अमन कहाँ है? सर मुझे लग रहा है आतिफ ने हमसे झूठ बोला। वो कल फिरौती की रकम लेके गया था, लेकिन सिर्फ अपने बेटे अमन की, माजिद की नहीं। और इसी वजह से किडनैपर्स ने माजिद को मार डाला। अगर ऐसी भी बात है तो भी अमन कहाँ है इस वक्त? सर हम कल शाम से अमन के लौटने का इंतजार कर रहे थे। इंतजार कर रहे थे मतलब? सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने आपकी मदद नहीं ली। मुझे बहुत डर लग रहा है सर, कहीं माजिद की तरह मेरे अमन को भी वो लोग मतलब कौन लोग? ये तो मालूम नहीं है सर, लेकिन कल फैजल के फोन पे अमन के नंबर से जो कॉल आया था वो दरअसल फिरौती का ही कॉल था। हेलो, अगर अमन और माजिद की सलामती चाहते हो तो आज 80 लाख मिल जाने चाहिए। देखो मैं सिर्फ 40 लाख दे सकता हूं, लेकिन मेरे अमन को कुछ नहीं होना चाहिए। सर मैं मानता हूं कि मैंने माजिद की परवाह नहीं की, लेकिन मेरा यकीन मानिए सर, फिरौती में देने के लिए मेरे पास 80 लाख रुपए नहीं थे। 40 लाख रुपए आपने किसको दिए थे? सर उसने कहा था कि गोंडा लखनऊ हाईवे पर देहना गांव की तरफ जाने वाला एक जंगल का रास्ता है, मैं वहां जाऊं और वहां पर एक पेड़ होगा जिस पर एक क्रॉस का निशान होगा, उसके नीचे पैसे रख दो। सर मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे उन्होंने कहा, लेकिन मेरा अमन यही वो पेड़ है जिसके पीछे मैंने वो बैग रखा। क्या ये वही बैग है? हाँ सर बैग तो यही है, लेकिन वो लोग ये बैग लेकर क्यों नहीं गए? जायसवाल सर खोलो इसे। ओके सर। ये बात समझ से परे थी कि किडनैपर्स फिरौती का पैसा लेके क्यों नहीं गए। फिलहाल वो पैसा आतिफ को लौटा दिया गया, लेकिन यह भी माना जा रहा था कि कहीं ये आतिफ का अपने बेटे अमन को बचाने का कोई फाउल प्ले तो नहीं था। अपने अब्बू के साथ फरेब के खेल खेलना अमन की आदत में था, लेकिन ये अमन का कोई खेल था या फिर किडनैपिंग, ये अब भी साफ नहीं था। लेकिन खिलवाड़ माजिद की जिंदगी के साथ हुआ था, यह बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। अम्मी, अम्मी, ईद मुबारक हो। तुम्हें भी ईद मुबारक हो। और दिन में कितनी बार ईद मुबारक कहेगा? अरे अम्मी असल ईद मुबारक तो अब हुई है। अच्छा, ये देखो, ये क्या है? हमने सरकारी नौकरी के लिए इम्तिहान दिया था और मुझे नौकरी मिल गई अम्मी। अब आपको मामों के सामने हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें नौकरी के साथ साथ सरकार की तरफ से एक छोटा सा कमरा भी मिलेगा। अब हम वहीं रहेंगे अम्मी। माजिद बचपन से ही खुददार था और वहीं अमन अपने पिता की गलत परवरिश का शिकार। लेकिन अमन कहां गायब था, इसका कोई भी सिरा जुड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा था। और इसी दौरान यूपी की सीतापुर पुलिस को एक अहम सूचना मिली, जिसका कनेक्शन गोंडा से गायब हुए माजिद और अमन से जुड़ा था। साहब ये मेरे चाचा का घर है, वो लोग सालों से इंदौर में रह रहे हैं। मैं यहाँ साफ सफाई करने आया तो घर खुला हुआ देखा और अंदर ये सब। जितना ब्लड यहाँ पर है इसे देख के लगता है कि यहाँ पे किसी का मर्डर हुआ है और बॉडी को यहाँ से घसीट के ले जाया गया। तेरे चाचा के अलावा और कौन आता है यहाँ पर? कुछ पता नहीं,
घर हमेशा बंद रहता साहब। यहाँ पे किसी को किडनैप करके रखा गया तो कुछ पता नहीं तेरे को। अर्जुन, एरिया को अच्छे से स्कैन करो, हो सकता है बॉडी को आसपास ही डंप किया गया हो, और फोरेंसिक टीम को ही बुलाओ। सर, माजिद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, इस रिपोर्ट के हिसाब से माजिद की हत्या चाकू घोंप के की गई थी। सर, माजिद की हत्या उसी दौरान हुई थी जिस दौरान अमन के फोन से अमन के जीजा को कॉल गया था। सर, माजिद की बॉडी में ड्रग्स ट्रेस भी मिले। हो सकता है किडनैपर्स ने माजिद को ड्रग्स देकर किडनैप करके रखा हो। अगर माजिद को किडनैप किया गया था तो अमन कहाँ है? गोंडा पुलिस अब ये मान रही थी कि शायद माजिद की तरह अमन का भी मर्डर हो चुका है, लेकिन इस सब के पीछे किसका क्या मकसद था, ये पता करने के लिए माजिद और अमन के कॉलेज फ्रेंड्स, रिश्तेदारों से लेकर आतिफ के बिजनेस से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही थी। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद माजिद का शव अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया गया। सर, मैंने माजिद और अमन के बारे में उनके कॉलेज फ्रेंड से पूछताछ की तो पता चला कि अमन की कॉलेज में दादागिरी चलती थी। वो स्टूडेंट्स में भी उसका काफी खौफ था, लेकिन माजिद के बारे में सबने अच्छी बातें ही बताई। सर, आतिफ के बिजनेस से जुड़े लोग आतिफ से काफी डरते हैं। आतिफ इतना पावरफुल है कि उसके सामने किसी के खड़े होने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आतिफ से सभी कमजोर हैं। सर, आतिफ के रिश्तेदार वो भी आतिफ के एहसानों पे ही पल रहे थे, जैसे माजिद का चाचा शादाब। सर, वो 30 साल से आतिफ के यहाँ नौकरी कर रहा था, और उसका बेटा हामिद वो भी 9 साल से वहीं नौकरी कर रहा था। सर, उनके अलावा आतिफ ने अपने दूर के और पास के कई रिश्तेदारों को नौकरी पे रखा हुआ है। तो क्या उनमें से कोई एहसान फरामोश है जिसका अमन के गायब होने से या माजिद के मर्डर से फायदा हो सकता है? सर, माजिद के मरने से तो किसी को कोई फायदा होगा नहीं, लेकिन हाँ, अमन के मरने के बाद इसकी बहन शाहना और इसके जीजा फैजल, इन दोनों को बहुत फायदा होगा। क्योंकि सर, अमन के मरने के बाद आतिफ की सारी प्रॉपर्टी के असली हकदार उसकी बेटी शाहना और दामाद फैजल ही होंगे। और किडनैपर ने भी अमन के मोबाइल से फैजल को ही फोन किया था, और फैजल ने भी किसी का नाम लिए बगैर किसी दूसरे पर शक जताया था। मुझे लगता है शायद किसी दूसरे ने मेरे ससुर से दुश्मनी निकालने के लिए किया होगा। चलो मान लेते ये सब कुछ फैजल ने किया होगा, लेकिन अमन की बहन शाहना, क्या वो उसका साथ देगी? माजिद, मेरे भाभी माजिद, मेरा माजिद को लाओ। अब इस केस में माजिद और अमन के घर वालों की बुरी नीयत टटोली जा रही थी, जिसमें उंगली सबसे पहले अमन के जीजा फैसल पर उठी। सर, ये क्या कह रहे हैं आप? जो कह रहा हूं साफ साफ कह रहा हूं, सबके सामने कह रहा हूं। अब तू ही सच बता दे। देखो सर, मैं इंजीनियर हूं, अच्छा खासा कमा रहा था। शाहना ने मुझे कहा कि अपने अब्बू का बिजनेस संभालना है, इसलिए मैं यहां पे आ गया। मैं घर जमाई भी शाहना की मर्जी से बना, इसलिए नहीं बना कि मुझे अब्बू की जायदाद का लालच था। और सच बात तो यह है, मुझसे ज्यादा मेरी बीवी अमन से चिढ़ती थी, और वजह सिर्फ एक ही है, हामिद। फैसल, तू कहना क्या चाहता है? ये मुझसे नहीं अब्बू, शाहना से पूछो। सर, दरअसल बात ये थी कि मैं और हामिद शादी से पहले एक दूसरे से प्यार करते थे, और अमन ने हमें एक साथ देख लिया था। तुम्हारा फायदा तो उठाऊं। अच्छा। हामिद, साले क्या कर रही है? अमन ने मुझे हामिद से दूर रहने के लिए कहा, और हमने उसकी बात ये मान भी ली, लेकिन हमने उससे रिक्वेस्ट की कि ये बात वो अम्मी अब्बू को ना बताए। इस अफेयर के बारे में तुम्हारे शौहर को कैसे पता चला? सर, हमने ही बताया था। इसका मतलब तुम मियां बीवी को अमन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी? नहीं सर, लेकिन हामिद को थी। हामिद आज भी मुझे उसी नजर से देखता है, और अमन को दिन रात गालियां देता रहता है। सर, हमें तो लगता है कि हामिद ने ही अमन को मारा होगा, शायद अपनी खुंदक निकाली है उसने। शक की सुइयां हामिद और शादाब पर ही नहीं थी, आतिफ के दामाद फैजल और बेटी शाहना भी शक के दायरे में थे। लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला था जो इस केस की थ्योरी फिर से बदलने वाला था। एक सिगरेट का पैकेट देना। फैजल भैया, ये तो नकली नोट है। नकली है?
ये भी नकली है भैया। सर हामिद और शादाब के खिलाफ तो कुछ खास नहीं मिला, लेकिन इतना जरूर पता चला है कि अमन का नंबर जिस IMEI नंबर पे एक्टिव था वो फोन ड्यूल सिम था। और सर उसके दूसरे IMEI नंबर पर उसका दूसरा नंबर भी एक्टिव था। सर मैंने उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवा लिए। सर अमन की बहन का फोन आया था। बेना रोड के पास वाले जंगल में जो फिरौती वाले नोट मिले वो सब नकली हैं, जबकि आतिफ असली नोट लेके गया था। सर सारे नोट नकली हैं। सर ये सच है कि अमन हमें पहले भी बेवकूफ बनाकर पैसे ले चुका है। इस बार भी वो अपना नया बिजनेस शुरू करने के लिए हमसे पैसे मांग रहा था। तभी तो पहले हमें ऐसा लगा कि ये बस उसका एक खेल है। अब नहीं लग रहा है ये खेल है उसका? सर ये कोई बहुत बड़ा गेम है सर। ये भी तो बड़ा गेम है। लाश माजिद की मिली है और अमन गायब है। सर हमें ये बिल्कुल यकीन नहीं होता कि हमारा बच्चा ऐसा कुछ कर सकता है। बच्चा जब हाथ से निकल जाए ना तो कुछ भी कर सकता है। सर जिस घर में वो ब्लड वगैरह मिला था उस ब्लड की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। वहाँ जो भी ब्लड सैंपल मिले फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से वो एक ही इंसान के हैं। यानी ये तो कंफर्म है कि वहां पे मर्डर हुआ है, और ये भी कि वहां पे किसी को किडनैप करके भी रखा गया था। लेकिन सर आसपास कोई लाश तो नहीं मिली थी। एक काम करो, आसपास के थाने में पता करो कि उन्हें कोई लावारिस बॉडी मिली है या नहीं, क्योंकि अगर मर्डर हुआ है तो बॉडी भी जरूर छुपाई गई होगी। सर अमन और माजिद एक साथ गायब हुए, लेकिन वीडियो मिली सिर्फ माजिद की, डेड बॉडी भी माजिद की मिली। कहीं ऐसा तो नहीं ये सारा खेल अमन का रचाया हो? अगर ये सारा खेल अमन का रचा है तो कोई तीसरा भी इसमें शामिल होगा। इस अमन की कुंडली निकालो, कहां कहां जाता था, किस किस से मिलता था, सब पता करो। ओके सर। सर एक बात और है, हमने आपको बताई नहीं है। बोलो। अमन की एक गर्लफ्रेंड है लखनऊ में। गर्लफ्रेंड? जी, मेरे ससुर के दोस्त आयुब खान की बेटी, जरीन नाम है उसका। जरीन के अब्बू से भी मिलो, शायद जरीन को पता हो अमन कहाँ है। मेरे ससुर को लग रहा था कि अमन उसी के साथ होगा, लेकिन अब ये सब पता चल रहा है तो ऐसा लग रहा है शायद जरीन को सब मालूम होगा अमन का। जरीन का एड्रेस है? जी। सर मैं ही आयुब हूं और ये मेरी बेटी जरीन। माजिद को तो आप जानते ही होंगे, अमन के बुआ का लड़का। माजिद का मर्डर हुआ है और उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ आए। क्या माजिद का मर्डर? हमें शक है कि माजिद का मर्डर करके अमन गायब हो गया है और शायद आप लोगों ने अमन को पनाह दे रखी है। सर आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें तो ये भी नहीं पता कि अमन गायब है। हाँ पर कुछ टाइम पहले शादाब, फैजल और हामिद आए थे यहाँ अमन के बारे में पता करने के लिए, पर साहब उन लोगों ने भी नहीं बताया कि माजिद का मर्डर हो गया और अमन गायब है। जरीन तुम तो अमन की अच्छी दोस्त हो, इतने दिनों से अमन का फोन बंद है, जानने की कोशिश नहीं की उसका फोन बंद क्यों है? सर ना ही अमन ने हमें कांटेक्ट किया और ना ही हमने अमन को कांटेक्ट करने की कोशिश की। सर जरूर आप लोगों को कोई गलतफहमी हो रही है। हमने और अब्बू ने उसे पनाह नहीं दे रखी है। हौसला रखो शाजिया, संभालो अपने आप को। क्यों बिना मतलब की तसल्ली दे रहे हो आप अम्मी को अब्बू? हाँ बता क्यों नहीं देते कि अमन को आप ही ने पनाह दी हुई है? तो ये सब फैजल सिखा रहा है तुझे? फैसल? और आपने अमन को क्या सिखाया? उसको क्रिमिनल भी आप ही ने बनाया अब्बू। सर अमन के दूसरे नंबर के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि जरीन पहले उसके दूसरे नंबर पर कॉल किया करती थी। हो सकता है जरीन अभी भी उसके कांटेक्ट में हो। त्रिपाठी, जरीन और उसके अब्बू दोनों पे नजर रखो। एक तरफ जरीन और उसके अब्बू पर नजर रखी जा रही थी, वहीं पुलिस इन्फॉर्मर्स के जरिए उन 40 लाख के नकली नोट बदलने वालों के सिरे भी ढूंढे जा रहे थे।
40 लाख के नकली नोटों का मामला है। पता कर अपने एरिया में कौन है। सर जरीन लखनऊ में कुकिंग क्लास करने जाती है, लेकिन अक्सर वो वहां से बंक करके कहीं और जाती है। हमारा एक कांस्टेबल उसका पीछा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पता नहीं चल पाया कि वो कहां जाती है। शायद ये वही जाती होगी जहां अमन हो। नजर रखो उस पर। ये जरीन ही है जो एक न एक दिन हमें अमन का लीड देगी। ओके सर। पीछा कर रही हो हमारा? सर, आप लोगों को गलत फहमी हो रही है। हमें नहीं पता कि अमन कहाँ है और हम तो खुद ही उसे पीछे छुड़ाना चाहते हैं। अमन के अब्बू हमारे अब्बू के बहुत अच्छे दोस्त हैं। वही चाहते थे कि हमारी सगाई हो। वो अब्बू के एब्सेंस में कभी भी घर आ जाता है। तुम? हाँ मैम। चले जाओ, नहीं तो क्या तुम प्यार नहीं करते मुझसे? हाँ, नहीं करते। यानी हमारे अब्बू ने तुम्हें क्या खूबी देखी जो तो अमन तुम्हें पसंद नहीं था, इसलिए सबसे पहले उसे गायब किया और फिर मरवा दिया। क्या मरवा दिया? अमन मर गया? हाँ, माजिद के साथ साथ अमन भी मर चुका है। उठाकर लेकर आओ इस जरीन को। सीधे सीधे पूछते हैं माजरा क्या है। सर एक इंफॉर्मेशन मिली है। बोलो। सर, सीतापुर पुलिस को उनके एरिया में एक लड़के की डेड बॉडी मिली है और उसके कपड़ों के पास से अमन के कॉलेज की आईडी भी मिली है। क्यों मारा उसे? सर, माना कि हम अमन को पसंद नहीं करते थे, लेकिन हम क्यों मरवाएंगे उसे? चलो मान लेते हैं। एक बात बताओ, तुमने कुकिंग क्लास ज्वाइन किया है ना? हाँ सर। क्लास बंक करके कहाँ जाती हो? किससे मिलने जाती हो? वो सर, अब्बू से छुप कर हम एक डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, वहीं जाते हैं। ये रिश्ते से बचने के लिए दिल्ली जाकर जॉब करने का प्लान किया था। सर प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हमने ये सब नहीं किया है। वो लाश हमें सुरखाब तालाब में काफी सड़ी गली हालत में मिली थी। कुछ दिनों पहले हमें एक ऐसे घर का भी पता चला जो काफी दिनों से बंद पड़ा था और इस घर में किसी को किडनैप करके भी रखा गया था और इसी घर में काफी मात्रा में ब्लड भी मिला है। वैसे ये घर का है जिसके बारे में आप बता रहे हैं? ये लोग मुझे मार डालेंगे। ये लोग मुझे मार डालेंगे। वीडियो में सिर्फ माजिद था, अमन नहीं था। तो हो सकता है कि वो ब्लड सैंपल्स माजिद के हो। अमन की लाश बाहर मिली थी, तो हो सकता है कि उसका मर्डर भी बाहर ही हुआ हो। एक काम करो, जो ब्लड सैंपल्स मिले उसे अमन की बॉडी और माजिद के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो ब्लड सैंपल मेंशन किया है उससे मैच करवाओ। ओके सर। सर जो ब्लड हमें उस जगह से मिला था वो माजिद के ब्लड से मैच नहीं करता। कहीं ऐसा तो नहीं कि माजिद का मर्डर कहीं और हुआ हो और जो ब्लड हमें मिला था वो अमन का हो? वो तो अमन के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन एक बात तय है, इन दोनों का मर्डर ही हुआ था। अब हमें यह पता लगाना है कि माजिद का मर्डर अमन से पहले हुआ था या बाद में हुआ था। समझ में नहीं आ रहा इन दोनों को मारा किसने होगा। सर जरीन का बयान कंफर्म किया, वो कुकिंग क्लास बंद करके डिप्लोमा इंस्टीट्यूट जाती है। और सर ये बात भी नहीं पता चल पा रही है कि वो 40 लाख के नकली नोट आखिर बदलवाए किसने होंगे। फोरेंसिक रिपोर्ट से यह जल्द ही साफ हो गया कि जो खून के धब्बे सीतापुर के घर में मिले थे वो अमन के खून से मैच करते थे। और अमन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भी सामने आया कि अमन की हत्या माजिद की हत्या के एक दिन पहले यानी कि उसी दिन हो गई थी जिस दिन वो माजिद के साथ गायब हुआ था। सर माजिद की अम्मी आई हैं, बुलाओ उन्हें। साहब, मैं कई दिनों से आतिफ भाईजान के घर जा रही हूँ, लेकिन शहाना बार बार बोल देती है कि उसके अम्मी अब्बू भोपाल चले गए, जबकि मैं जब भी फोन लगा रही हूँ भाईजान और भाभी जान को रिंग जा रही है, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा। साहब
तुम्हारे सास ससुर कहाँ है? सर वो साइन कर दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। ये आवाज कैसी? कुछ नहीं सर। सर कोई नहीं है वहां पे। सर सर मेरी बात सुनो सर। सर नहीं, सुन लो, साइन करके दो हमें। क्या चल रहा है ये सब? ये सब खोलो इन्हें। क्या चल रहा था यहां पर? प्रॉपर्टी के कागजात है, इसके ऊपर दस्तखत कर दीजिए। देख क्या रहे हो? जो फैसल बोल रहा है वो कीजिए। शहाना, अपने अब्बू से ऐसे बात करते हैं? आप तो चुप ही रहिए। जल्दी से इन पेपर पे दस्तखत कीजिए। अब अमन तो रहा नहीं, तो ये सब कुछ किसका है? जब तक दस्तखत नहीं करेंगे तब तक खाना पानी बंद। चलो चलो अंदर चलो। मैं अपना किया हुआ ही भुगत रहा हूं। शहाना ने वही किया जो मैंने अपने बच्चों को सिखाया था। मुझे किसी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं करनी है सर। आपको भले ही शिकायत दर्ज नहीं करनी हो, लेकिन माजिद और अमन का मर्डर केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, जो हम करके ही रहेंगे। ले चलो इन्हें। आयशा, मैंने तुझे और माजिद को हमेशा इतना जलील किया है कि मुझे तो दोज़ख में भी जगह नहीं मिलेगी। हो सके तो मुझे माफ कर दे मेरी बहन। नहीं भाईजान, भाईजान, खुदा के वास्ते ऐसा मत कहिए। आप मेरे बड़े हैं, मत कहिए ऐसा। सर मानते हैं हमने अम्मी अब्बू के साथ जबरदस्ती की, लेकिन माजिद और अमन को हमने नहीं मरवाया सर। हम सच कह रहे हैं सर। हमने ये सब लालच में किया, किसी को मरवाया नहीं। यकीन करो सर, सच बोल रहे हैं। अमन और माजिद किसके अपराध का शिकार हुए थे ये रहस्य बना रहा, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पुलिस को भी चौंका दिया। क्या? जयसवाल, सब सच ही बता रहा। साहब, माजिद बेगुनाह था। उसने ना अमन का मर्डर किया था और ना ही कोई फरेब। हम तो अमन को किडनैप करना चाहते थे, लेकिन माजिद भी साथ में था, इसलिए उसे भी। अम्मी, अम्मी हमें बचा लो। माजिद का वीडियो बनाने के बाद हमने अमन का मर्डर किया। लेकिन प्लान अगर अमन को मारने का था तो माजिद के किडनैपिंग का वीडियो क्यों बनाया था? साहब वो साहब, अरे साहब उसने कुछ नहीं किया साहब। अमन ने जीना हराम कर दिया था हमारा, और उसको शायद ही उसके बाप ने। अमन जब 12 साल का था ना साहब, तो हमारे अब्बू ने यूं ही उसे समझाने के लिए कुछ कहा, तो उस अमन के बाप ने पीछे। और तू शादाब, एक बात हमेशा याद रखना, सिर्फ मैं नहीं, अमन भी तुम लोगों का मालिक है। वो नासूर बन चुका था। 7 साल तक उसके ताने सुनता रहा साहब। वो मुझे रोज जलील करता था। मैं सब सहता रहा, लेकिन एक दिन उसने सारी हदें पार कर दी साहब। चिल्ला किस पर है तू? तू क्या, तेरी बीवी बच्चे सब मेरे अब्बू के गुलाम है। अगर मेरा मन करेगा ना तो उनके साथ भी वही करूंगा जो मैं तेरे साथ कर रहा हूं, समझा?
अमन अमन क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या तू? अमन छोड़ दे। पागल हो गया अमन। हाथ कैसा लगा मेरे को? अमन देख, दूर है मुझसे, बोल रहा हूँ मैं। अमन मैं जो इसके साथ कर रहा हूँ ना, तेरे साथ भी करूंगा। चल। अमन अमन ये सब क्या हो रहा है? और ये कपड़े क्यों उतार रहे हो तुम? दिख नहीं रहा क्या कर रहा हूँ? और फिफी, ये जबान नीचे रखना, एकदम अंदर। अगर अब्बू को कुछ भी बोला ना, तो जो ये इसके साथ कर रहा हूँ ना, वही तेरे इस बेटे के साथ भी करूंगा, समझी? चल निकल, निकलो यहाँ से, निकल, चल निकल, निकल। अमन भाईजान के हाथ से निकल चुका था, लेकिन भाईजान अमन के खिलाफ एक लफ्ज सुनना नहीं चाहते थे। और मुझे माजिद के लिए डर लगने लगा। मैं जब माजिद को अमन के साथ देखती थी, तब मुझे वही बात याद आती थी। और जब अमन के साथ माजिद कभी रहकर घर वापस लौटता, तो मैं माजिद के जिस्म को देखती थी कि मेरे बच्चे के जिस्म में कोई खरोच तो नहीं, कोई निशान तो नहीं। आखिर एक माँ डर के साये में कब तक जीती? इसलिए अपने मुंह बोले भाई, कैसर के हाथों अमन को मरवा दिया आपने। हाँ, मरवा दिया, क्योंकि उसकी हैवानियत अब रुकने वाली नहीं थी। और उसकी हैवानियत को रोकने का बस यही एक तरीका था, उसकी मौत। जिस दिन अमन को मैं मरवाने वाली थी, उस दिन वो अपने साथ माजिद को भी ले गया। और कैसर के आदमियों ने अमन के साथ साथ हमारे माजिद को भी उठा लिया। और मजबूरन मुझे ये सब नाटक करना पड़ा, और फिर माजिद को भी अपने से दूर रहने के लिए समझाना पड़ा। जो भी था अम्मी, लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए था। जानती हूँ बेटा कि मैंने गलत किया है, लेकिन ये करना बहुत जरूरी था बेटा। जरूरी ये था अम्मी कि आपको हमीद भाई और साबा चाचा को बहुत पहले ही आतिफ मामू और अमन के किए के लिए पुलिस के पास जाना चाहिए था, लेकिन आपकी इस गलती ने सब तबाह कर दिया। सही कहा था माजिद ने, तुम्हारी एक गलती ने सब तबाह कर दिया। उसने ये जिल्लत भरी जिंदगी जीने और खुद को हमारे हवाले करने के बजाय मौत को गले लगाना ज्यादा ठीक समझा। माजिद तुम लोगों के साथ था, तो फिर वो डेड बॉडी किसकी थी? हमने एक ड्रग एडिक्ट लड़के को मारा था। लेकिन उस बॉडी की शिनाख्त तो माजिद की अम्मी ने की थी। मतलब माजिद की अम्मी भी बुरे के साथ बुरा करने का नतीजा बुरा ही होता है। जुल्म करने वाला लाख बुरा हो, लेकिन अगर जुल्म सहने वाला आवाज नहीं उठाता है, तो उसकी चुप्पी का जहर बदले की भावना बनकर ही जन्म लेता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।